जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के यूनिट नंबर 7 मानव निर्मित साधन और उनके क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज हम उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और उस इकाई के अंतर्गत आज हम इस विषय में अम्लीय वर्षा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ओजोन क्षरण के बारे में चर्चा कर ली थी। चलिए, तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें साथियों कि अम्लीय वर्षा यानी इसे हम एसिड रेन भी कहते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है उसे एसिड रेन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। यह कैसी वर्षा होती है? प्राकृतिक रूप से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। इसका प्रक्रिया क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उसमें कौन कौन सी गैस मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाती है। और यह जब बारिश होने लगती है तो इसमें क्या होता है कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके यानी पानी में मिल करके वह कौन सा अम्ल बनाती है? नाइट्रिक अम्ल बनाती है और गंधक का तेजाब बन जाता है। वह कौन बन जाता? पानी बन जाता है। ठीक है। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है जिसे एसिड रेन कहते हैं, इसमें दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं। पहला क्या? SO2 यानी और NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियाँ, बसों, स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो यह जो SO2 और NO2 जो है, यह प्रदूषक है। यह हम लोगों के द्वारा ही यह इनके हमें जिम्मेदार। ठीक है। जैसे कारखानों से जो चिमनियाँ, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है वह जलती रहती हैं, है ना। बसों, स्वचालित वाहनों से जो निकलने वाला धुआं होता है, यह कहाँ जाते हैं? वायुमंडल में मिल जाते हैं। अम्ल वर्षा केंद्र मानचेस्टर वर्षा में जल का जो pH मान होता है वह 5.6 से कम होता है। यानी जो वर्षा का जल होता है, शुद्ध वर्षा का जल, उसका जो pH मान 7 होता है, लेकिन जो अम्लीय वर्षा का जल होता है उसका pH मान 5.6 से कम होता है ना, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी जब अगर हम अम्लीय वर्षा, जो बारिश के पानी का अगर हम pH मान निकालें तो वह कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का pH मान कम हो जाता है, क्योंकि शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन जैसे ही यह अम्लीय वर्षा का पानी जो नदी में जाता है तो वहाँ का जो pH मान होता है वह 5.6 से कम हो जाता है। और ऐसी नदी में जीवधारियों का रहना कठिन हो जाता है, क्योंकि कोई भी जल के जो जीवधारी रहते हैं, जैसे मछली वगैरह हो गए, तो ये शुद्ध जल में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम प्रदूषित पानी में नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप अम्लीय वर्षा का देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, ये क्या है? ये SO2 है ना। ये क्या है? यहाँ से धुआं निकलने लगता है। तो इस प्रकार क्या है कि अम्लीय वर्षा का एक मुख्य कारण भी बन जाता है। ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे इस अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है। देखिए, अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ों पौधों में गिरावट, तांबा, सीसा, घातक जैसे तत्व पानी में मिल जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है? खेत, जो हमारी कृषि होती है वह कृषि प्रभावित होती है ना। प्राणियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, पेड़ पौधों में वृद्धि रुक जाती है ना। तांबा और सीसे जैसे जो खतरनाक तत्व है वह मिट्टी में मिल जाते हैं, जल में मिल जाते हैं। इसके दुष्परिणाम यह होता है कि जर्मनी व पश्चिमी यूरोप के जंगलों के नष्ट होने का कारण भी अम्लीय वर्षा ही है। जो पश्चिमी और यूरोप के जो जंगल है उनका नष्ट आज जो वो नष्ट हुए वह अम्लीय वर्षा के कारण ही हुए। मनुष्य भी इस परिणाम का गंभीर होता है। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल पीला पड़ रहा है। तो जो आगरा का ताजमहल है वह किस कारण से पीला पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। तो प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्नलिखित किस वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल
जो है तो पीला पड़ रहा है, तो यह अम्लीय वर्षा कारण। ठीक है, चलिए इसके हम प्रभाव के बारे में बात करते हैं, है ना। इसके हम प्रभाव के बारे में देखें तो अम्लीय वर्षा होने के निम्नलिखित प्रभाव, जैसे अम्ल पदार्थों तथा संरचनाओं में दुर्बल बना देते हैं। जो अम्लीय पदार्थ होता है तथा संरचनाएं हुए वह दुर्बल बना देते हैं, जिससे मार्बल, लाइम स्टोन, सैंडस्टोन आदि से निर्मित बिल्डिंग का डैमेज होने लगता है। जो अम्लीय वर्षा होती है वह क्या होती है, वह संरचनाओं को दुर्बल बना देती है, यानी बिल्डिंगों को। जैसे जो बिल्डिंग मार्बल, लाइम स्टोन, सैंडस्टोन आदि से बनी होती है उस बिल्डिंग का डैमेज होने लगता है। किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, यानी मिट्टी में जो अम्लीयता होती है वह बढ़ जाती है, जिसका मानव तथा जलीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कृषि उत्पादन भी कम होता है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी में भी अम्लीयता आ जाती है। ठीक है, अम्लीयता सॉइल माइक्रोबियल, फौना तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी प्रभावित करती है। मृदा रसायन में परिवर्तन होने से उत्पादकता कम होती है ना, यह मिट्टी को भी प्रभावित करती है। फिर यहाँ पे अम्लीय वर्षा के कारण स्टाइल, जिंक, ऑयल बेस्ड पेंट्स तथा मोबाइल कोटिंग्स आदि संक्षारण होने लगते हैं। यानी जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो इसके कारण जो ऑयल होती है, जो पेंट्स वगैरह होते हैं, आप लोग देखें दीवारों में पेंट्स वगैरह, है ना, ऑटोमोबाइल कोटिंग, ये सब क्या, ये क्षरण होने लगते हैं, यानी इनके कलर जो जाने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के उपाय हो सकते हैं, जैसे जलाशयों तथा कृषि भूमि में पीरियोडिकली लाइम्ड करना, जिसमें अम्लीय वर्षा के दौरान अम्लीयता उदासीन हो जाती है। यानी जलाशयों तथा कृषि भूमि में पीरियोडिकली लाइम्ड एक केमिकल होता है, उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे अम्लीय वर्षा के दौरान अम्लीयता उदासीन कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को कम करने के लिए ऐसे ईंधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे सल्फर अनुपस्थित हो। यानी अगर हमें अम्लीय वर्षा को कम करना है, उस पर रोक लगाना है, तो हमें कुछ ऐसे रासायनिक उर्वरकों का यानी उपयोग करना चाहिए जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को कम करे। ठीक है, फिर कोल बर्निंग के दौरान उत्सर्जित SO2 को रीयूज करने के लिए स्कर बर्स का उपयोग करना चाहिए। यानी जब हम कोयला जलाते हैं तो कोयला से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, क्या वो उस गैस को हमें रीयूज करना चाहिए। रीयूज करने के लिए हमें स्कर बर्स का उपयोग करना चाहिए। अम्लीय वर्षा तथा अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, करना चाहिए, यानी लोगों को इन प्रदूषणों को रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता की भी आवश्यकता है। जब वह जागरूक हो गए तो इस प्रकार के जो है तो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके समाधान की बात करें तो इस समस्या समाधान एक ही संभव, इसके लिए घातक वायु और प्रदूषण के स्रोत जहाँ से प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं उनको वहीं पर नियंत्रित करना, और वे सभी व्यक्ति और संस्थाएं जो इस विषय पर कार्यरत है उन्हें सारी जानकारी देना है। यानी अगर हमें इसके रोकथाम के लिए करना है तो हमें सबसे पहले उन कारणों का पता लगाना पड़ेगा जो इस कारण को के बढ़ने का मुख्य कारण है, जैसे उद्योगों से निकलने वाला धुआं, है ना, गाड़ियों से निकलने वाला। तो हमें ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए, ऐसे जो नियंत्रित करना चाहिए कि हम उनका उपयोग वहीं पर रोक सके, यानी उनका जो उत्सर्जन वहीं पर रोक सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस आदि के वैज्ञानिक कारण और उनके निदान। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।